नमस्कार द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश और आज अतुल सुभाष के परिवार की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी हेबियस कॉर्पस की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अतुल सुभाष की माँ यानी दादी बच्चे की कस्टडी के लिए लोअर कोर्ट जा सकती हैं, मूव कर सकती हैं। बच्चे के बारे में और क्या टिप्पणी हुई, क्या कुछ हुआ, हम सीधा विकास जी से जान लेते हैं। अतुल सुभाष जी के जो ब्रदर हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। विकास जी, आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हेबियस कॉर्पस की याचिका आप लोगों की तरफ से डाली गई थी, उस पर क्या हुआ, क्या विचार हुआ सुप्रीम कोर्ट का? सर धन्यवाद आपका हमें इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लास्ट जो हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था, क्योंकि ये हेबियस कॉर्पस का एप्लीकेशन हमने डाला था कि बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने ये डायरेक्शन दिया था कि बच्चे को प्रेजेंट किया जाए लास्ट हियरिंग में। तो उसका कंप्लायंस करवाने के लिए आज उनके तरफ से जो एडवोकेट आए थे उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने आपको बोला था लास्ट टाइम कि बच्चे को प्रेजेंट करना है, तो आप वीसी से प्रेजेंट करवाओ उसको। तो उन्होंने टाइम लिया हाफ एन आवर का। तो उन्होंने हाफ एन आवर में जो हमारा पास ओवर हो गया था, पास ओवर होने के बाद जो है वो उन्होंने वीडियो कॉल पे प्रेजेंट किया बच्चे को। वो बच्चा जो है वो बैंगलोर के एयरपोर्ट पे था, वो जौनपुर आ रहा है। अच्छा। और तो इस बात पे हमने बोला कि कस्टडी के लिए कि कैसी चीजें हो सकती है। तो पहले जो चीजें आ रही थी कि वो दादी जो है वो स्ट्रेंजर है और ये सारी चीजें हैं, बट हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दिया है कि जो उनकी दादी है, वो दादी जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर कोर्ट के थ्रू जो है वो अपने कस्टडी के लिए फाइल कर सकती हैं बच्चे के लिए। लेकिन विकास जी, ये एक कहा जा सकता है कि ये एक तरीके से परिवार को निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया, खासकर हेबियस कॉर्पस के लिए जो आपने फाइल किया था, उसको डिसमिस करके। सर देखो, हेबियस कॉर्पस में मेरे अकॉर्डिंग जो हमारे लॉयर्स ने हमें बताया है वो यही होता है कि बच्चा कहाँ है ये हमें पता नहीं था। तो सबसे पहला जो हमने पिटीशन जो फाइल किया था वो वेयर अबाउट द चाइल्ड था। तो उसमें उन्होंने सारे स्टेट्स को डायरेक्शंस देके वो बच्चा कहाँ है ये चीजें उन्होंने इंश्योर करवा दी कि वो बच्चा अभी एट प्रेजेंट मदर के पास है। फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एंड कस्टडी ऑफ द चाइल्ड के लिए उन्होंने ये बोला कि आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जा सकते हो। जो कि पिछले बार की हियरिंग में ये था कि दादी स्ट्रेंजर है, वो चीजें इस बार नहीं है। वे उन्होंने प्रॉपर उन्होंने मेंशन करवा दिया है कि आप जो भी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर जो भी है और जो प्रॉपर चैनल के थ्रू है आप वो जा सकते हो और उस पे आप अपने कस्टडी के लिए फाइल कर सकते हो सारी चीजें। अच्छा, एक एक मतलब क्वेरी थी कि जो लास्ट टाइम हमारी बातचीत हुई तब आपने कहा था कि जो जानकारी मिल रही है, बच्चा फरीदाबाद में है, किसी बोर्डिंग स्कूल में है। तो ये जब बच्चे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आप कह रहे हैं वो बैंगलोर में है, यानी अपनी माँ के साथ है, तो वो फरीदाबाद से लेकर चली गई अपने साथ? हाँ, जिस दिन उनको यहाँ 7 तारीख को ही उन्होंने सुबह-सुबह आके उन्होंने फाइल किया अपना एफिडेविट। और उसमें ये बताया गया है कि 7 तारीख को सुबह 9 बजे या 10 बजे आके उस बच्चे को कस्टडी ले ली गई है और बच्चे को स्कूल से निकाल दिया भी गया है। और वो बच्चा जो है एट प्रेजेंट जो है वो मदर के पास है। और क्योंकि बेल के जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस पे भी है कि हर हफ्ते जो है वो जाना है उनको साइन करने के लिए। तो वो भी चीजें बताई गई है, सारी चीजें उनके पास ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने पिटीशन भी फाइल किया हुआ है। तो बच्चे को वो अभी वापस लेके जौनपुर आ रही हैं, तो जौनपुर में रहेगा वो बच्चा। तो ये भी चीजें हुई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको निर्देश दिया है कि लोअर कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, यानी जो ग्रैंड मदर दादी अपने पोते के लिए कस्टडी के लिए अपील कर, तो ये अपील कहाँ होगा, बिहार की कोर्ट में या यूपी की कोर्ट में? क्या डिसाइड कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए हमें एक और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप पिटीशन फाइल कीजिए हमारे पास, तो हम ये चीजें डिसाइड कर देंगे कि कहाँ आपको फाइल करनी है। इसके लिए भी हमारी लीगल टीम जो है वो काम कर रही है और लीगल टीम पिटीशन फाइल करेगी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में। मतलब ये निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही मिलेगा कि दादी कहाँ पर केस फाइल करेंगी, क्योंकि वो भी बुजुर्ग हाँ, हैं, उनका आना जाना बिकॉज भी हमने शायद यूपी में संभव नहीं है। जी, बिकॉज़ हमने ये चीज़ें रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट को इसी हेबियस कॉर्पस में डिसाइड करने के लिए, बट उन्होंने बोला कि आपकी पिटीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो हम चीज़ों को बता रहे हैं। आपके प्रेयर्स जो भी थे, उस प्रेयर्स में हमने जो चीज़ें थी वो हमने सारी चीज़ें आपको
बता दी है। अब आपको ये चीजें चाहिए तो यू नीड टू फाइल अनदर पिटीशन फॉर दिस। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया एक हेवियस कॉर्पस की बात है कि आपको अपने भतीजे के वेयर अबाउट्स के बारे में जानना था, और ये तय हो गया कि बेंगलुरु में अपनी माँ के साथ है और फिर जौनपुर के लिए वो मूव कर रहे हैं। लेकिन जो केस पिछला चल रहा है, बाकी केसेस चल रहे हैं, उसमें क्या स्टेटस है? विकास जी, कुछ जानकारी आप दे पाए? सर, हमारे अगेंस्ट जो उन्होंने केस लगाया हुआ है, जो हमारे और हमारी फैमिली के लिए जो केस लगा रखा है जौनपुर में उन्होंने, वो उसमें हमने हमारे एडवोकेट से टाइम लिया था। नेक्स्ट डेट जो है वो फरवरी की है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। उसके लिए लीगल टीम हमारी काम कर रही है। दूसरा जो बैंगलोर में चल रहा है, दे नीड टू आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, एक बार फिर से बता दें प्लीज विकास जी, अभी कह रहे थे। बैंगलोर में जो केसेस चल रहे हैं, जो केसेस मैंने फाइल किए हैं, जिसपे वो अभी वो सारी चीजें होनी है सुप्रीम कोर्ट में। जो हमने सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका जो है, उन्होंने जो बोला था ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, वो लीगल टीम हमारी वो ऑब्जेक्शन पे काम कर रही है और ऑब्जेक्शन फाइल कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। और जो अतुल सुभाष जी की तरफ से केस चल रहा था, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला और तमाम तरह के जो हैरेसमेंट के केसेस थे, उसका क्या अपडेट है? यही केस जो है वो हमने अभी वो हाई कोर्ट में गए थे क्वेश्चन करने के लिए, जो एफआईआर क्वेश्चन करने के लिए जो ये लोग रखे थे, उसमें हमें ऑब्जेक्शंस फाइल करने थे। तो हमारी लीगल टीम इस पे काम करके ऑब्जेक्शंस फाइल कर रही है। अच्छा, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट से अर्चना जी जुड़ गई हैं। अर्चना जी से भी हम समझना चाहेंगे कि ये केस कैसे आगे जा सकता है। अर्चना जी, आप आवाज सुन पा रही हैं? अर्चना जी, आप हमें सुन पा जी रही हैं? बिल्कुल जी। विकास जी बता रहे हैं कि बच्चे के वेयर अबाउट्स के बारे में पता चल गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उनको बच्चे से बात कराई गई, आइडेंटिफाई किया गया कि ये बच्चा है, और फिलहाल बेंगलुरु में अपनी माँ के साथ है, जो जौनपुर के लिए मूव कर रहे हैं वो लोग। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा कस्टडी के अपील के लिए, दादी की तरफ से, ग्रैंड मदर की तरफ से। क्या लग रहा है, कानून क्या कहता है अर्चना जी? अतुल जी के भाई को, विकास जी को कितनी सफलता मिल सकती है? मैंने पिछली बार भी कहा था, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं, लोअर कोर्ट में पिटीशन फाइल होंगे गार्जियनशिप एक्ट के तहत। और जो अभी भी जो कानून कहता है उसके तहत यही है कि जब मदर अलाइव है तो नेक्स्ट जो उनके जो लीगल जो गार्जियन है उनको नहीं मिल सकता। और बच्चे के वेलफेयर की बात जहां तक है, दादी फाइल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर भी यही है, दादी को ही फाइल करना चाहिए, ग्रैंडफादर फाइल करेंगे और वो एज पर द लॉ वो केस चलेगा। बट जहां तक बच्चे के वेलफेयर के बेसिस पर ही ये मैटर डिसाइड होगा, सिंस जो बच्चा है वो लड़का है, इसलिए वेलफेयर डिसाइड करने का उसको पावर बच्चे को देख करके बच्चे से पूछा जाएगा। वो 15 साल के एज के ही लगभग होगा, जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए। जब तक वो माइनर है माँ के साथ ही रहेगा। ठीक है, इनको विजिटिंग राइट मिलेंगे, लेकिन इन जो भी कंडीशन है, जो इनके फैमिली बैकग्राउंड है, जो इनका जो अभी सिनेरियो है, अतुल सुभाष जी का सुसाइड और ये जो फैमिली में जो टेंशन चल रहा है, उन सारी बातों को छोड़ करके अगर हम कानून की बात करें तो अभी कोर्ट इनके फेवर में ऑर्डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत ही माइनर है, अभी बहुत छोटा है। जब तक वो 12-13 साल का नहीं हो जाए, कोर्ट उसके वेलफेयर के लिए उनसे ही सवाल पूछेगा बच्चे से कि आप किधर जाना चाहते हो। और मेरे हिसाब से जब तक बच्चा 12-13 साल का होगा तो माँ तो उसके ब्रेन को इतना ही स्पॉइल कर चुकी होगी कि इनके पास जाएगा नहीं। तो ये विकास बात जी, आप एक ये 5 साल का कुछ अंडरस्टूड बता रहे थे। एक मिनट विकास जी, आप बता रहे थे कि 5 साल में कुछ बाकी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कुछ कहा था। एक बार जरा बताएं कि वो क्या मामला था। मेरे हिसाब से मैम जो कह रही हैं कि 12-13 साल जब तक माइनर और मेजर की बातें हैं, तो मुझे लगता है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में ये लिखा हुआ है कि 5 साल तक जो है वो बच्चा का जो है वो मदर के पास रखने का राइट है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी लीगल टीम ज्यादा जानती होंगी और मैम ज्यादा जानती होंगी इसमें। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि 5 साल तक बच्चे का जो राइट है वो मदर के पास है। उसके बाद आप
कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये सारी चीजें डिसाइड किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। फर्स्ट थिंग ये है। और दूसरी बात जो मैम ये कह रही है कि ये डिसीजन जो है 12-13 साल या 18 साल के बाद पूछा जाएगा, तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं मैम जिसमें दादी को भी दिया गया है। वी हैव ऑल द जजमेंट्स है जिसमें ये सारी चीजें हैं, और वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के लिए हमारे पास ग्राउंड्स हैं बहुत सारे जिसमें हम फाइट करेंगे। जी अर्चना जी, जी ये सब कानून के ही पचड़े हैं, आप कानून की तरह से ही निकलेंगे। लेकिन जो 5 साल का जो आपने बताया 5 साल का बैरियर, वो 5 साल का बैरियर नहीं है। वो बच्चा जब तक अपने सोचने के लिए सक्षम नहीं हो जाए, वो 10-12 साल के बाद ही कोर्ट उनसे पूछेगा आपका वेलफेयर कहाँ है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने किए भी है। और चूंकि लड़का है इसीलिए वो कोर्ट पूछेगा। और ठीक है, आप लोग जो केस कर रहे हैं वो गार्जियनशिप केस, आपको मैंने पिछली दफा भी कहा था, लोअर कोर्ट में ही होंगे। आप जहाँ पे दादी रहती है वहां वो केस कर सकती है। उसके लिए कहीं बैंगलोर ये सब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और कोर्ट उसके हिसाब से काम करेगा। विकास जी आपको क्या लगता है भी जी 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 विकास जी, जो डेवलपमेंट है खासकर बेल के बाद जांच पड़ताल बाकी चीजें, क्या लग रहा है कि कितनी तेजी से चल रहा है काम, या कितने आप संतुष्ट हैं इस तरह के जांच पड़ताल से? सर देखो, कोर्ट की चीजें तो कोर्ट के अकॉर्डिंग होगी। हम ये नहीं कह सकते कि वो आज मेरी चीजें हुई हैं तो आज ही मेरी सारी चीजें हो जाए, केसेस हो जाए, केसेस पे संज्ञान ले लिया जाए और सारी चीजें हो जाए, बिकॉज लॉट ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन द कोर्ट्स। तो ये सारी चीजें तो हमें भी पता है और इंडिया के सभी लोगों को पता है कि केस कानून जो है वो कितने साल तक चलते रहते हैं लोगों के। तो देखते हैं कि ये डिसीजन कब तक आता है, बट वी आर रेडी टू फाइट। और एट द एंड तक मैं जो लास्ट शुरू से कह रहा हूँ वो अभी भी कह रहा हूँ कि मैं उस अंजाम तक पहुंचना चाहता हूँ जहां तक इस चीजों की सुनवाई ना हो जाए। अर्चना जी, जिस तरीके से बेल मिला है अतुल सुभाष की वाइफ को, क्या लग रहा है उसमें भी कुछ तफ्तीश चल रही होगी, पूछताछ चल रही होगी, या सिर्फ उनको डेट पे आना होगा कोर्ट में? नहीं, पुलिस तो अपनी इंक्वायरी कर रही होगी। जैसे अभी अतुल सुभाष का जो वीडियो है उसकी भी फॉरेंसिक जांच हो रही होगी। एविडेंस कलेक्ट तो पुलिस कर ही रहा होगा, इन लोगों से भी बयान ले ही रहे होंगे, अड़ोस पड़ोस से बयान ले रहा होगा। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक डायरी बनती, पुलिस डायरी बनती है, उसके बेसिस पे ट्रायल चलेगा। बेल तो वो प्राइमा फेसी है कि प्राइमा फेसी एफआईआर में क्या है उसके ऊपर एलिगेशंस के बेसिस पे होता है, बेल फाइनल थोड़ी है। अगर इंक्वायरी में पुलिस के वो गिल्टी पाई जाएंगी, अगर अतुल सुभाष का जो वीडियो है वो डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया जाएगा तो उनको पनिशमेंट भी हो सकता है। अच्छा ठीक है अर्चना जी, यहाँ पे मैं एक समझना ये चाह रहा था कि जैसे आप कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से, बुक के हिसाब से बच्चे की कस्टडी मां हो जाएगी, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर मां को कसूरवार ठहराता है कोर्ट और उनको जेल होती है, उस स्थिति में क्या होगा? तो दादी के पास क्योंकि नेक्स्ट गार्जियन वही है, दादी के पास जाएगा। किसी भी सिचुएशन में नानी और नाना के पास नहीं रहेगा। अगर माँ कस्टडी में जाती है, अभी फिलहाल मान लीजिए कि 6 महीने के अंदर में ट्रायल खत्म होता है और माँ को गिल्टी होल्ड किया जाता है, तो तुरंत अगर इनकी जो अतुल सुभाष की माँ अगर गार्जियनशिप केस की रहती है तो भी ना करती रहती है तो भी वो बच्चे को नेक्स्ट गार्जियन के पास, उनके पास ही भेजा जाएगा। मतलब किसी भी स्थिति में नाना नानी के पास बच्चा नहीं रह सकता अगर माँ कस्टडी में चली जाती है। अगर दादा दादी का डेथ हो गया तब फिर उनके पास जाएगा। नहीं, अगर अलाइव है तो दादा दादी के पास जाएगा। बिल्कुल। विकास जी, ये जो कितनी उम्मीद है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई क्या, जो वीडियो था, लास्ट वीडियो अतुल सुभाष जी का? नहीं, हमारी अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है और सच मुझे पता भी नहीं है आई है कि नहीं आई है, बिकॉज आईओ से मेरी बात नहीं हुई है। तो जो भी हमारी लीगल टीम है वही देख रही है, उनको पता होगा बेसिकली आई है या नहीं आई। तो वीडियो के आधार पे जो लास्ट वीडियो है, कितना स्ट्रांग केस लग रहा है आपको अपने पक्ष में, अपने फेवर में? सर ये मेरे बताने से तो नहीं हो सकता कि कितना स्ट्रांग केस हो सकता है या नहीं हो सकता। मुझे तो ये लगता है कि एडवोकेट इस पे ज्यादा आपको अच्छे से ओपिनियन दे पाएंगे कि कितना अच्छा केस है या कितना वो इसमें चांसेस है कन्विक्ट होने के या नहीं होने के।
अच्छा, चलिए मैं अर्चना जी से लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ। अर्चना जी, जो वीडियो आपने भी देखा होगा अतुल सुभाष जी का, कितना लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है कोर्ट में, और कुछ विकास जी के फेवर में डिसीजन आ सकते हैं, क्या लगता है? मतलब मैं कन्विक्शन की बात कर देखिए, रहा हूँ, मैंने वो पूरा जी, मैं पूरा 1.5 घंटे का जो सुभाष जी का वीडियो था, मैंने उसको बहुत माइन्यूटली सुना है, और अगर उसको डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया गया तो इनको पनिशमेंट होगा, चाहे वो कम ही दिन के लिए हो, लेकिन पनिशमेंट तो होगा। इसमें मतलब ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एक तरीके से, अगर माना जाए। बिल्कुल, अगर डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया गया तो इन तीनों को पनिशमेंट होगा, मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा के लिए पहुंचाने के लिए, और उस हद तक टॉर्चरिंग के लिए कि उस बंदे को सुसाइड करना पड़ा। मतलब उनकी सास, उनके भाई और पत्नी, तीनों की बात आप कर रही हैं? जी, तीनों की बात कर रही हूँ, और हाँ, और एक और चाचा भी है शायद उनमें। अच्छा, ठीक है, उनका भी नाम है, ठीक है, ठीक। मतलब अगर इस जी, जी। वीडियो को फोरेंसिक में सही माना गया कि हाँ भाई इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है और ये सही है, तो इसको एविडेंस के तौर पर, ये एविडेंस तो है, अब तो डिजिटल एविडेंस की भी बात हो रही है नए कानून के हिसाब से, अर्चना जी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है डिजिटल एविडेंस को, हमारे नए एविडेंस एक्ट में उसको जगह भी मिला हुआ है, लेकिन उसके लिए ये माना जाता है, चूंकि ये देखना होगा कि उन्होंने जो वीडियो बनाया है, वो वीडियो का की जेन्युइननेस को चेक करना होगा, क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्शन करेंगे कि ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि वो वहां पे वो जो 3 लोग हैं वो ऑब्जेक्शन करेंगे कि हमारा कोई बंदा नहीं था, मे बी कि इनकी फैमिली वाले जाके उसको टैंपर किए हो। तो उसके जेन्युइननेस को जांच करने के बाद अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन फीट हो जाता है तो इन चारों को सजा होनी चाहिए। आपका मतलब क्या कहता है, फीलिंग क्या कहती है आपकी? मेरा कहता है कि तीनों को सजा होनी चाहिए, और उनको जो चाचा ससुर है उनको भी सजा होगी, कम ही हो लेकिन उनको भी होगी। विकास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा ये कहना है कि अगर इसके बाद भी अगर कानून हमें न्याय नहीं देता है तो शायद इस कानून पर से लोगों का विश्वास तो पक्का टूट जाएगा, और जिस हिसाब से ये 498A के केसेस जो चल रहे हैं वो आज से कुछ सालों बाद मुझे लगता है 10 साल एट मैक्स शादी नहीं करेंगे लड़के। और इस चीज पे मैं लिख के दे सकता हूँ कि एक मदर जो है, पूरे देश की मदर इस बात पे जाग गई है, अगर जो भी लड़के की मदर है वो इस बात पे जाग गई है कि शायद उसके घर पे एक बहू सही आ जाए, तो इस बात पे उनको मतलब काबिल तारीफ हो जाएगी कि वो लड़की सही आई है उनके घर। आज से 10 साल बहुत हो गए, बिल्कुल आज से 10 साल बहुत हो गए सर, जहाँ पे लोग लड़के शादी करने से डर रहे होंगे, और लड़के की माँ खुद कहेंगी कि शादी नहीं करना है। मतलब आज से 10 साल के बाद नहीं सर, अभी हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल बाद ये खुल के आ जाएगी चीजें, जो अभी बच्चे सिर्फ मर रहे हैं, जो चीजें सिर्फ ये चीजें अब हिडन है कि ये चीजों का गलत उपयोग हो रहे हैं, इस पे लोग बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। मेरे भाई के बाद शायद बहुत ज्यादा चीजों को फैला, ये मीडिया ने हमें सपोर्ट की है इस चीजों में कि लोगों को जागरूकता आई है। इवन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी इस चीजों को मुझे लगता है कि उनको भी संज्ञान लेना चाहिए इस चीजों पे कि मेन जो है वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं इस पे, और इस पे कानून नहीं आया अगर, तो मुझे लगता है कि ये देश का दुर्भाग्य होगा कि इस चीज पे कानून ना आए। क्या अर्चना जी, महिला आना चाहिए, बिल्कुल आयोग भी बनना चाहिए क्या? बिल्कुल बनना चाहिए, और मैंने पहले इंटरव्यू में भी आपके इसी फोरम पे कहा था कि 498A के अगर 10 केस है तो 10 में से 9 केस झूठे हैं, एक केस जेन्युइन है, और उस जेन्युइन लड़की को न्याय नहीं मिलता है ओनली बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉल्स केसेस। क्योंकि कोर्ट भी अब जान गया है कि ये पॉक्सो मैटर, ये 498A मैटर, ये SC/ST सारे का बहुत मिसयूज हो रहा है, कोर्ट को भी पता है। बट कहीं ना कहीं एक दायरा है, उस दायरे को पार नहीं कर सकते जब तक कि अमेंडमेंट ना हो, तो वी आर होपिंग फॉर अमेंडमेंट। चलिए, हमें भी उम्मीद है कि विकास जी जिस लड़ाई को लेकर आगे बढ़े हैं इसमें इनको सफलता मिले, और जो आप ये चाह रहे हैं कि सच्चाई सामने आए, सजा हो,
और लोगों में जागरूकता बढ़े और ये 498 का मिसयूज कम हो, सरकार इस पर ध्यान दे। हमारी उम्मीद है कि उनकी बात वहां तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ, आपने अपनी बातें शेयर की। थैंक यू सर। तो ये थे अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि डॉरी एक्ट का इतना मिसयूज हो रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में लड़के शादी से इनकार कर दें, क्योंकि उसके बाद की जो परेशानी है वो झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो कानून में कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कन्विक्शन नहीं हुआ तो कानून से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। फिलहाल इतना ही। अतुल सुभाष केस को और हम अपडेट इस पर देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।